हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन माइंड एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट। तो लाइट का जो ये चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके हम मेन क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और थ्योरीज़ की हम एक बार रिविजन करेंगे। उसके साथ साथ मेन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे पसंद आई। आंसर्स भी बताना, ठीक है। तो लाइट की बात करते हैं। बचपन से आपने सुना होगा कि लाइट है, लाइट है, लाइट है। आपको पता है लाइट क्या होती है? चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज़ लाइट? बहुत अच्छा सवाल है, एक सिंपल सा है वैसे तो, आपको पता ही होगा। आपके हिसाब से लाइट क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताता हूँ। आंसर है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप पेपर में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट हो, और रेडिएशन मतलब रिलीज। तो लाइट क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एटम्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, ये दोनों ही नेचर एक साथ रिलीज करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं ये लोग? एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैग्नेटिक। तभी किसका फॉर्म ले लेता है? एक वेव का। और इसी वेव को हम लोग कहते हैं लाइट। जब ये रिलीज करे, अगर रिलीज नहीं कर रहा ना तो लाइट नहीं होगी। अगर ये रिलीज करे तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which travels in a straight line। इसको ऐड कर दो, आपकी लाइट की डेफिनेशन कंप्लीट। which travels in a straight line। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार में समझ जाओगे। लाइट देखो इस सीधी लाइट में ट्रैवल करती है, सेम एक बॉल की तरह। जैसे मान लो बॉल है, इसको अगर मैंने सीधा फेंका किसी, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, रुकेगी? रुकेगी? रुक जाएगी थोड़ी देर में, हालांकि नहीं रुकनी चाहिए, तो ऑफ इनर्शिया की वजह से। मान लो यहाँ पे पहुंची, अब यहाँ पर एक ऐसे सीधी दीवार थी, यहाँ से टकराई, टकरा गई भाई, टकरा गई। टकरा के क्या करेगी? वापस जाएगी, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि यही बॉल है, अब की बार दीवार से टकराई, बिल्कुल टकराई, ये बॉल है, गई। दीवार ऐसे नहीं थी, दीवार ऐसे नहीं थी, थोड़ी इंक्लाइन थी, टेढ़ी थी। क्या थी? इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब जानते हो ना? टेढ़ी, ठीक है। एक ये वर्ड याद रखना, इंक्लाइन थी। अब ये कैसे टकराएगी? अब ये कैसे टकराएगी? यहाँ गई, यहाँ से एक छोटा सा एंगल पे ये टर्न ले लेगी और फिर यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। सेम तरीके से लाइट, लाइट भी गई, अगर दीवार सीधी सीधे टकरा के वापस आ जाएगी, जैसे गई वैसे। बट अगर इंक्लाइंड हुआ, सरफेस क्या हुआ? इंक्लाइन, टेढ़ा हुआ। मान लो ज़रूरी नहीं यहीं पे टेढ़ा, ऐसे भी हो सकता है, ऊपर चली जाएगी, फिर लाइट टकरा जाएगी। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने सुना होगा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? किसका कैरेक्टरिस्टिक? लाइट का। रिफ्लेक्शन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग जानते हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट टकरा के मुड़ जाती है, एक ऑब्जेक्ट से टकरा के मुड़ जाती है। बट इसमें क्या होता है ना, लाइट ना टेढ़ी हो जाती है, मतलब जा तो स्ट्रेट ही रही है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मान लो इस डायरेक्शन में जा रही थी, अपनी डायरेक्शन चेंज करके पीछे हो गई, इधर जा रही थी, इधर टकरा के वापस हो गई। बट रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन केस में उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, बट उसका ना सिर्फ स्पीड में चेंज होता है और डायरेक्शन भी हाँ थोड़ी सी चेंज होती है। आप बस याद रखो कि अगर कोई सब्सटेंस रेयरर से डेंसर में या फिर डेंसर से रेयरर में जाता है तो रिफ्रैक्शन है। क्या है? रिफ्रैक्शन। रेयरर मतलब वो मॉलिक्यूल, यानी कि वो मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो, और डेंसर जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम, ठीक है। आप इसे एयर कह सकते हो, इसे वाटर कह सकते हो,
भाई एयर के बीच में गैप में ज़्यादा होता है कि नहीं, वाटर के बीच में गैप कम होता है। या फिर आप इसे वाटर कह सकते हो और इसे ऑयल कह सकते हो, ठीक है। क्यों जी? क्योंकि ऑयल के मटेरियल्स में गैप बहुत कम होता है, इन कंपैरिजन टू वाटर बहुत कम होता है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसे लिख लो। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सिंपल सी बात है, जब लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है और अपने पाथ में चेंज करती है, ठीक है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट causes to change its original path is said to be said है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट का हो। फिजिक्स के केस में लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं करती, कोई मटेरियल हो सकता है। अभी बॉल का एग्जांपल लिया ना, बॉल भी हो सकती है, बॉल का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, इसको दिमाग में रखना। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाए ना तो ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा सा सवाल है, ये पूछ सकता है पेपर में। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, समझ तो आ गया होगा आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, इसको हम पॉज करते हैं। एक चीज़ और बताई थी मुझे मटेरियल्स के बारे में। देखो, रिफ्लेक्शन तो समझ गए कि अगर किसी चीज़ को स्ट्राइक करे, ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ग्लास, ट्रांसपेरेंट, एकदम आर पार हो दिख रहा है ये ग्लास है। अब यहाँ पे सोर्स है, ये क्या है? बल्ब का सोर्स है, प्यारा सा सोर्स है, ठीक है। लाइट यहाँ से एमिट हुई स्ट्रेट लाइन में, लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, जानते हो। अब बताओ क्या होगा? ये सीधा निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं? हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि लाइट स्ट्राइक नहीं करी ऑब्जेक्ट को, वो उसके आर पार चली गई। अगर ये ऑब्जेक्ट ग्लास ना होकर कोई सॉलिड मटेरियल होता तो लाइट क्या करती? इससे टकराती, कहीं ना कहीं या तो यहीं पे वापस से कहीं ना कहीं मुड़ जाती, अगर ये ग्लास ना होता और कोई ओपैक मटेरियल होता तो। अब ओपैक पता है क्या होता है? किसी भी मटेरियल के आर पार देखने के हिसाब से ना उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। उसे कहा गया है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट हमारे ग्लास जैसा, जिसके आर पार आप क्लियरली देख पाते हो, लाइट इसके आर पार इजीली पार हो जाती है, एकदम जैसे यहाँ पे देखो, एकदम सारी जितनी आई सारी गई, जितनी आई सारी गई। ट्रांसल्यूसेंट के केस में सारी की सारी पार नहीं हो पाती, थोड़ी सी रह जाती है। जैसे आपने पन्नी देखी पॉलीथीन, उसके आर पार आपको दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, बट बहुत धुंधला, वो होता है ट्रांसल्यूसेंट। और ओपैक जिसके आर पार बिल्कुल ना दिखाई दे, लाइट एकदम पास ना हो पाए, ओपैक। जैसे मेरा हाथ है, पेन है, ये पेपर है, आपको इसके आर पार नहीं दिखाई दे रहा, लाइट इसको आर पार नहीं कर पा रही, तो ये सब क्या है? ओपैक की कैटेगरी में आते हैं। एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, पूछ लेगा पेपर में, विच मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, विच मटेरियल इज ओपैक, इसके बारे में भी हम सवाल करेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, बहुत अच्छा। 2 लॉ है इसके लिए। रिफ्लेक्शन समझे क्या होता है? रिफ्लेक्शन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है और उससे अपने ओरिजिनल पाथ में चेंज होती है। देखो यहाँ पे इनिशियली इधर जा रही थी, उसने ओरिजिनल पाथ में चेंज किया, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, या फिर पीछे मुड़ गई, मुड़ ज़रूर गई भाई, चेंज ज़रूर आया, उसकी लाइट के ओरिजिनल पाथ में स्ट्राइक आया। एक हम डायग्राम बनाते हैं, देख लेते हैं अच्छे से एक बार और। मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट, इसे रे डायग्राम बोलते हैं। ये तो फिलहाल के लिए 10th क्लास में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी एक बार देख लो। तो ये है हमारा सोर्स। सोर्स अच्छा बना है, छोड़ो यार, बढ़िया सोर्स बनाते हैं तो सुंदर सा। ये है हमारा सोर्स, मज़ा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। इससे लाइट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, इससे स्ट्राइक की इसने। अब इसको जानी किधर थी?
देखो इस डायरेक्शन में जाती है, ऑब्वियस सी बात है इस पाथ को फॉलो करती, इस पाथ को पकड़ती, ट्रेस करो, इसी पाथ को ट्रेस करो, ऐसे जाती ना, इन्फिनिटी तक जाती। कहाँ तक जाती? इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट क्या हुआ, बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया, रिफ्लेक्शन अकर हो गई, फिनोमेना आपने ऑब्जर्व किया, क्या? रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, इसके ओरिजिनल पाथ में चेंज आया, जाना उसे इधर था, कहाँ चली गई, मान लेते हैं इधर चली गई, मान लेते इधर चली गई, इधर चली गई। ठीक है, ठीक है, सेम केस में ये भी इधर, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ओरिजिनल पाथ इसका हमने ये ट्रेस किया था, मुड़ वो इस तरफ गई, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। समझ आया? तो इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए ना साइंटिस्ट ने दो लॉज बनाए, मतलब ऑब्जर्व किया और फाइंड किया कि दो ऐसे लॉ हैं जो कि हमारी ये रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर सोर्स से लाइट एमिट हुई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दो लॉज हैं, उसको ये फॉलो ज़रूर करता है। ठीक है, तो उस पर हम आते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको भी आपको याद करना है, वो पेपर में पूछता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के लॉ है, बहुत सिंपल से लॉ है, एक बार में याद हो जाएगा, ये ज़रूरी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नोट्स बना रहे हो तो इसे लिख लो। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरे ख्याल में तुम्हारे को ये और ये दो नए टर्म सुनाई दे रहे हैं ना, सुनाई दे रहे हैं? अगर पता है तो चलो कोई बात नहीं, उसको फॉरवर्ड कर लो, जिसको नहीं पता वो कंटिन्यू करो, हम समझाते हैं इसको, बहुत छोटा सा है। ठीक है, कंटिन्यू। इमेजिन करो कि एक सरफेस बनाओ, ये हमारा मिरर, ये क्या है, रफ सरफेस। रफ सरफेस इसके आपको दिखाई नहीं दे रहा, रफ सरफेस क्या है, ये रफ सरफेस, और ये शाइनिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसे। ठीक है, हम अगर उल्टा बनाए तो माफ़ करना, याद नहीं है शायद ये ऐसे हो, क्या छोटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रफ सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस वाले पोर्शन पे हमारी लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट का सोर्स बनाते भाई, लाइट का सोर्स बनाओ। लाइट मेरी यहाँ से आ रही है, सोर्स है, यहाँ से लाइट आ ही रही है, रास्ते में बस पहुँच गई। अब क्योंकि लाइट सोर्स से एमिट हो रही है और स्ट्राइक कर रही है, सोर्स, ये लिख देता हूँ सोर्स, ये हमारा क्या है, सोर्स, इससे एमिट हो रही है और स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या, इंसिडेंट मतलब जो घटना कर रही है। ठीक है, वन वर्ड मीनिंग श्योर नहीं हूँ मैं, तो ये स्ट्राइक कर रही है इसलिए इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे, इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि ये सोर्स से एमिट हो रही है, क्या है, एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है, निकल रही है, और स्ट्राइक कर रही है, इसलिए क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये वाली है। अब यहाँ से ये टकराएगा, कुछ एंगल पे ये मुड़ जाएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये जो रे जा रही थी इंसिडेंट रे, अब क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब कौन सी रे हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। मेरे ख्याल में आपने शायद 8th क्लास में कभी किया हो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इससे क्या करो ना, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल टू प्लेन। हमारा प्लेन क्या है, ये प्लेन है भाई, ये स्ट्रेट पे, ये प्लेन है, तो प्लेन के नॉर्मल मतलब क्या होता है, स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन। ये देखो इसके 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री है, ये नॉर्मल के नॉर्मल ड्रॉ करो, प्लेन के नॉर्मल ड्रॉ करो। उसके अक्रॉस में देखो, ये नॉर्मल लाइन है हमारी, बना दी, बहुत सिंपल है, इसको बनाना सिखाएंगे, इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल बनाई, नॉर्मल के अलॉन्ग में देखो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल देखोगे, ये वाला एंगल। नॉर्मल हमारी ये है, ये हमारी क्या है, नॉर्मल टू प्लेन, इसे नॉर्मल भी कहा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लाइन खींचो स्ट्रेट, इसको देखो, और रिफ्लेक्टेड रे देखो, ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो भाई कितना जा रहा है। ये नॉर्मल बना मैंने, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है भाई, जा रही है, इसके बीच में मैंने एंगल देखा, कितना बना, मुझे नहीं पता, एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं, बोल देते हैं आर। क्या बोल देते हैं, आर। मुझे नहीं पता ये कितना है, इसलिए मैंने बोला आर। कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, ज़्यादा बोल दे सकते हैं, 360 तो डिग्री होते हैं, खैर छोड़, जितना भी है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, पूरा 360 तक, जितना मन करे, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बोल दिया। क्या बोल दिया, वेयर आर डिनोट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। सेम तरीके से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा,
इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में कितना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत छोटा टॉपिक था। नॉर्मल ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे से देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, नॉर्मल ड्रॉ करो इंसिडेंट रे के बीच में देखो कितना एंगल है, वो दोनों इक्वल होंगे। मेजर करना, मैंने तो थोड़ा लगता है गलत बना दिया, आप मेजर करना, दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 ये 40, ये 50 ये 50, दोनों सेम होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे, एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यही एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, एक सवाल का जवाब बताओ कि अगर मैं लिख देता हूँ, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ध्यान से समझना, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 45 डिग्री, ये आपको गिवन है, देन एट what angle will reflected ray would be, will be छोड़ो, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। एक बार पॉज करो, सोचो, समझ आए जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से आंसर बताऊंगा इसका, नहीं समझ आया चलो कंटिन्यू करते आगे। चलो आपको कर लिया है, जल्दी से कमेंट में बता दिया है, बढ़िया। मैंने एक नई शीट निकाल दिया, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चलो देखो, अब ऐसा कुछ सवाल आता है ना, तो पहले एक बार रे डायग्राम रफली बना लिया करो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, मिरर बना लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा मिरर, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरफ रफ सरफेस, ठीक है। अब कह रहा है सोर्स, ये हमारा सोर्स है, सोर्स से लाइट आई, वो लाइट रे आई, वो इंसिडेंट रे जो होती है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है। नॉर्मल हमेशा ड्रॉ किया करो, ये तीन वेरिएबल्स होने चाहिए आपके पास, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ करते हैं, वो तीनों होने चाहिए। अगर ये तीनों नहीं होते तो इंसिडेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम माना नहीं जाता, हमेशा तीनों ड्रॉ किया करो, ठीक है। आपको नंबर काट दीजिए। अब बोल रहा है कि देखो ये इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा मिरर। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे और मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री इसका। अब एट व्हाट एंगल विल रिफ्लेक्टेड रे वुड बी, अभी रिफ्लेक्टेड रे है, अगर उसने पूछा एट व्हाट एंगल, देखो इसमें सवाल में कंफ्यूज मत होना, एट व्हाट एंगल वुड विल जो कुछ भी है रिफ्लेक्टेड रे विल बी, देखो हमेशा ऐसे सवाल में ना आपको सिर्फ नॉर्मल से देखना होगा, नॉर्मल के अलाउंग में। इसमें अगर आप आंसर देखो वैसे तो सेम ही होगा, बट यहाँ पे ना आपको यहाँ का मेजर नहीं करना, आपको यहाँ से मेजर करना होगा, आपको ये वाला एंगल बताना है हमेशा, ठीक है। तो इस सवाल में ना आपसे पूछा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बनाएगा, बट इसमें श्योर नहीं है कि उसने किसके साथ बोला है, मिरर के साथ या नॉर्मल के साथ। इसीलिए ना आपको जो जवाब लिखोगे तो आपको क्लियर करके देना पड़ेगा, टीचर इसमें नंबर काट सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। एक्चुअली आप लोग फाइंड कर लो, या तो इसका फाइंड कर लो या इसका फाइंड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग जानते हैं 45, ये 90, ये आ जाएगा कितना 45, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी 45, ये भी 45, और ये 45 कैसे हुआ, ये समझ रहे हो, ये 45 कैसे हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से ये भी 45। अब एट व्हाट एंगल वुड रिफ्लेक्टेड रे विल बी, तो आप लिखोगे आंसर में लिखोगे 45 डिग्रीज विद नॉर्मल, या फिर 45 डिग्रीज विद मिरर, ऐसे क्लैरिटी के साथ लिखोगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आराम से। इन केस अगर ये 45 ना बना के कोई और सा वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 60 बना रहा होता, क्या बना होता 60 डिग्रीज, तो ये 45 नहीं होता, ये कितना हो जाता, कितना हो जाता, ये हो जाता 30, 60 30 90, ये ओवरऑल 90 है। अब ये 30, ये भी 30 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज। अब क्या लिखते,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना एंगल बनाता? आप लिखते 60 डिग्रीज विद मिरर, उल्टा लिख दी, कोई बात नहीं छोड़ो। 60 डिग्रीज विद मिरर और 30 डिग्रीज विद नॉर्मल। ऐसे आपको क्लैरिटी के साथ लिखना है, ठीक है, पूरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत समस्या नहीं? तो बढ़िया, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। उससे पहले एक सवाल और दिमाग में आया मेरा जस्ट, कि आप मुझे बात बताओ, इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल बना रहे इंसिडेंट रे विद मिरर, या फिर मिरर शायद वो बोल देगा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी ठीक है, ये वर्ड भी ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके साथ रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो ये होती है रफ सरफेस, ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसपे शाइन मारता है, ये रफ और ये रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ वो कितना डिग्री बना रही है? 90 डिग्री, समझ लो 90 डिग्री। व्हाट एंगल इट मेक्स विद रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आसान है, ठीक है। इसके लिए फिर से भी करोगे, क्या करोगे? पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना लो भाई, डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम बहुत छोटा सा डायग्राम, स्ट्रेट लाइन ये खींचा। हालांकि इसका आंसर आप ऐसे बता दोगे तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना नॉर्मल ज़रूरी है। इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये एरो डिसाइड करता है इंसिडेंट रे क्या है। इनकेस एरो में ऐसे बना दूं तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये भी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ये एरो डिसाइड करता है, ठीक है। एरो डिसाइड करेगा इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, फिलहाल के लिए तो ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे का ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बोल रहा है कि इंसिडेंट रे जो है हमारी 90 डिग्रीज बना रही है प्लेन मिरर के साथ, यानी कि गलत बना दिया मैंने, इसको ऐसे बनाएंगे, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे हमारी मान लो यहाँ से आई, ये टकराई 90 डिग्री बना रही है, ऐसे तो होता है भाई 90 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ कितना बनाएगी भाई? 0, शून्य, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि टकराई वैसे निकल गई, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा?